हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बहुत टाइम बाद वीडियो रिलीज़ हो रहा है। लास्ट के 3-4 मंथ से मैं किसी काम में बिजी हो गया था, लेकिन अब डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड होते रहेंगे और जो भी अपडेट है अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल ही जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, अपने यूपीएससी सीएससी 2024 के 75 डेज़ रिमेनिंग बचे हैं और ये 75 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है। ठीक है, ये सबको ही पता है और काफ़ियों ने अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से ये चीज़ बताई भी होगी, चाहे आपकी वो कोचिंग हो, चाहे वो डिफरेंट यूट्यूब चैनल हो, जो भी है। लेकिन इन 75 डेज़ को किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज़ करना है, उस चीज़ को अपन को यहाँ पे आज सीखना है। वही मेरा आज प्राइम मोटिव है कि ये 75 दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 75 दिन को किस तरीके से अपन यूटिलाइज़ करें कि अपन का फाइनल लिस्ट में मीन्स मेंस में अपन लिख पाएँ इस बार। ओके, एंड के वीडियो में मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट होगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके ये यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। उसको मैं एंड में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ। अभी बता दूंगा उसको कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद जो इनिशिएटिव चालू हो रहा है डे आफ्टर टुमारो, उस पे आपको फॉलो करना है। नाउ सबसे पहले कि मैंने अपनी लास्ट की वीडियोज़ में बताया हो, चाहे वो ईपीएफओ को लेके हो, चाहे वो यूपीएससी सीएससी 2023 को लेके हो, चाहे वो आरएस को लेके हो। ठीक है, आरएस की कुछ वीडियो आई थी, वो कंटिन्यू नहीं हो पाई किसी रीज़न से, और जो भी स्टूडेंट आरएस वाले थे वो फॉलो कर रहे थे, उनको भाई सॉरी कि नहीं हो पाया। लेकिन अब मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि डेली बेसिस पे अपडेट मिलते रहें आपको। ठीक है, अब जो भी इनिशिएटिव चलेंगे उसको रेगुलरली फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 2-3 वीडियो डल गई और उसके बाद फिर मैं नहीं डाल पाया, डालेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ मैंने अपनी लास्ट वीडियो में हर बार बताया कि चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे इस दुनिया का या चाहे इस संसार का कोई भी एग्ज़ाम हो, 3 ही चीज़ से निकलेगा। ठीक है, वो सिलेबस है, वो पीवाईक्यू है और वो रिवीजन है। इसके अलावा कुछ भी चीज़ कर लो नहीं निकाल पाओगे। कोचिंग कर ली, कोचिंग से पेपर नहीं निकलता। मैंने अपने पिछले 5-6 साल में ये देखा है और मेरे जैसे पता नहीं कितने स्टूडेंट होगा, उनको कोचिंग करने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हो ही जाती है कि भाई कोचिंग से पेपर तो नहीं निकलने वाला। तो पेपर निकलेगा किस चीज़ से, पहले ये सीख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको अपनी लास्ट की वीडियोज़ में वही बता रहा हूँ, फिर मैं ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि पेपर जो निकलेगा वो 3 ही चीज़ से निकलेगा, सिलेबस, पीवाईक्यू एंड रिवीजन। ये 75 दिन पहले ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई सिलेबस तो सबको पता ही होगा, और जिन भी स्टूडेंट को सिलेबस अभी भी नहीं पता है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई 2025 या 2026 को अटैम्प्ट को टारगेट करें। अभी 24 का तो मत ही दें, क्योंकि आपको अभी इस लेवल पे ये नहीं पता है कि अब हमारे प्रीलिम्स में कौन सा सब्जेक्ट है और मेंस में कौन सा सब्जेक्ट है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो फिर उनके लिए अभी 2024 का तो मैं यही कहूँगा स्किप करें और 2025 और 2026 को टारगेट करें। अब अपने पास 2 चीज़ रह जाती है, पीवाईक्यू एंड रिवीजन। ठीक है, अब सबसे पहले ये सुनना कि इन 75 दिन में अपन को सब्जेक्ट को किस तरीके से प्रायोरिटाइज देना है। जब तक प्रायोरिटी नहीं आएगी सब्जेक्ट में, जब तक जो सब्जेक्ट की जितनी डिमांड है जब तक वो नहीं दोगे, जब तक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, पता ही है। और उस एमसीक्यू बेस्ड पेपर में आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होना और कंसेप्चुअल क्लियरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट डालेंगे कि बहुत ही एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते होंगे। ठीक है, वहाँ ऐसा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी कहा है, क्योंकि पेपर जो बिगड़ेगा, बहुत अच्छी तैयारी हो, कितनी भी अच्छी लेवल की तैयारी हो, 2 चीज़ से ज़रूर बिगड़ेगा। उस चीज़ को हैंडल कर लोगे, इजीली प्रीलिम्स निकाल लोगे। प्रेशर एंड एंजाइटी। ठीक है, और वो तो काफ़ी स्टूडेंट का इस ऐसा भी हो जाता है कि जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में एंटर करे वहीं प्रेशर आ गया और वहीं एंजाइटी होगी, बस ख़त्म। ठीक है, चाहे वो कितनी तैयारी हो, कितनी मेहनत हो, फिर उसके आगे नहीं निकल पाता पेपर। ठीक है, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको इस टाइम पीरियड में 75 दिन में कोई प्रेशर लेने की बात नहीं है। आराम से काम करते चलो, जैसे करते आए हो उस चीज़ को फॉलो करो, और जो चीज़ मैं आज मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से सुनना, और लास्ट में जो इनिशिएटिव अनाउंस होगा उसको रेगुलरली फॉलो करना, रेगुलर बेसिस पे। बहुत ही अच्छा इंसाइट देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट। अपने 6 सब्जेक्ट है ले दे के प्रीलिम्स में, अगर मैं इसको सब डिवाइड कर दूँ तो 8 से 9 सब्जेक्ट निकलते हैं। ठीक है, नाउ पेन पेपर ले लेना, इनको नोट डाउन कर देना, इसी ही सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, चाहे वो अभी प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस जब आएगा मेंस की बात करेंगे। ठीक है, नाउ सबसे पहले पॉलिटी करना है, इकोनॉमी करना है, देन इन्वायरमेंट करना है। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट के बाद मैं डालता साइंस एंड टेक, लेकिन साइंस एंड टेक का वेटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जोग्राफी। ठीक है, लेकिन जोग्राफी मैंने इसलिए नहीं साइंस एंड टेक मैंने इसलिए नहीं डाला है क्योंकि इन्वायरमेंट के बाद जोग्राफी कर लेना। ठीक है, कम समय में अच्छा समझ पाओगे और अच्छा चीज़ों को इंटरलिंक कर पाओगे। ठीक है, इसलिए सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दीजिए। ठीक है, जिस सब्जेक्ट की जितनी डिमांड है उतनी तो दीजिए। देन इन्वायरमेंट के बाद ज्योग्राफी करना है, ज्योग्राफी के बाद साइंस एंड टेक करना है, देन मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट के साथ आर्ट एंड कल्चर, और देन मिडेवल। फिर रिपीट कर देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। पॉलिटी, इकोनॉमी,
इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, मॉडर्न हिस्ट्री, देन आपका एंशिएंट प्लस आर्ट एंड कल्चर एंड देन मिडिवल। ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट को अपन को कंप्लीट करने। अब किस सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और जो भी कोई बता रहा है उसको भी फॉलो मत करना ब्लाइंडली, चाहे वो कोचिंग वाला हो, चाहे डिफरेंट यूट्यूब पे कोई भी बोल रहा हो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आप खुद डिसाइड करेंगे। मैं ये नहीं जानता कि आपके किस में वीक हो, किस में आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, वो मैं बता ही नहीं सकता। वो आपको सेल्फ इवेलुएट करना पड़ेगा। हर बार मैं कहता हूँ जब तक सेल्फ इवेलुएशन पे नहीं आओगे तब तक पेपर नहीं निकलेगा, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा कि मेरी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है या इकोनॉमी वीक है, तो वो चीज़ आपको डिसाइड करनी है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कितने डेज देने। मैं तो बोल देता हूँ कि इकोनॉमी में आपको 10 दिन देने। मान लो आप इकोनॉमी ऑनर्स हो, आपका इकोनॉमी ही ऑप्शनल है, तो आपको 10 दिन देने की जरूरत ही नहीं, वो 4 से 5 दिन का सब्जेक्ट आप करके साइड हो लोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है, ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा। और जो बता भी रहा है तो उसको फॉलो मत करना, पहले खुद देख लेना कि मेरे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना टाइम देना चाहिए और मुझे इस सब्जेक्ट की कितनी नीड है। अब वो कैसे देखोगे, वीडियो को आगे सुनते जाओ, वो भी बताऊंगा। प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट आ गया। अब अपन को ट्रेंड एनालाइज देखना है कि किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, मान लेता हूँ पॉलिटी के आपका पार्लियामेंट का टॉपिक हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो। ठीक है, प्रियम्बल हो, और बेसिक्स ऑफ पॉलिटी के जो टर्मिनोलॉजी आजकल ये पूछता है, प्रियम्बल से सीधा सीधा उठा लेते हैं। ठीक है, वो आपके एनसीईआरटी में मिलेंगे। जैसे मैं हरदम कहता हूँ, फाउंडेशन जब तक बिल्ड नहीं होगा स्ट्रॉन्ग, जब तक ये पेपर नहीं निकलेगा। और प्रीलिम्स में तो आजकल इनकी मतलब यूपीएससी इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो बिल्कुल बेसिक में घुसा जा रहा है। ठीक है, अब किस तरीके की लिबर्टी है, ये सब आपको मीनिंग ही नहीं पता होंगे। ठीक है, जस्टिस वगैरह के। ठीक है, प्रियम्बल आपको पूरा उसमें दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, वो सब चीज़ पता होनी चाहिए, वो बेसिक्स है। ठीक है, वो एनसीईआरटी में सारी टर्मिनोलॉजी डिफाइन है, लेकिन एनसीईआरटी सब क्या करते हैं, इस मूवमेंट पे आके सब स्किप करना चालू करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये तो टाइम ऑफ वेस्टेज है। टाइम ऑफ वेस्टेज नहीं है, वो चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन है। अगर स्ट्रॉन्ग है, एनसीईआरटी समझ आ गई एक बार, ठीक है, साइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी दिक्कत आ रही है बेसिक टर्मिनोलॉजी में, अभी उठाओ, अभी का भी करो, क्योंकि उसमें कोई शर्माने की और कोई बात नहीं है। क्योंकि बाद में ये चीज़ खुद को ही रियलाइज़ होगी कि अगर उस टाइम पे ये टर्मिनोलॉजी और ये बेसिक्स अगर कर लेते तो आज ये क्वेश्चन सही होता और आज सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो अभी भी टाइम है, बेसिक्स को स्किप मत करना, स्टैंडर्ड बुक पे ही प्रॉपर मत डिपेंड हो जाना कि जी हमने तो एम लक्ष्मीकांत कर ली या पीएमएफ कर ली, जो भी आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, कि अब तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। मैं फिर इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, यूपीएससी का अभी जो फोकस चल रहा है वो बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा कर रहा है, और जो साइंस एंड टेक वाला जो पार्ट है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा वो बेसिक्स पे जा चुके हैं। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन इस बार का पेपर जो आएगा देख लेना खुद भी, और मेरी भी उस पर इन फ्यूचर वीडियो आएगी 26 मई के बाद। डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपको कितने मिलेंगे, मतलब कम से कम भी नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस होंगे। ठीक है, ये एक ट्रेंड देखने को मैं खुद भी देखता आया हूँ अपने पिछले 5-6 साल 7 साल की जर्नी में, कि भाई इस टाइम पेज में जब 2-3 महीने बचते हैं या 2-2.5 महीने बचते हैं कि एनसीईआरटी को स्किप करना चालू कर दिया। ठीक है, स्किप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी एनसीईआरटी पे कमांड है, समझ आती है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी नहीं है, फिर भी स्किप कर रहे हो तो वो गलत चीज़ है। ठीक है, नाउ अब टॉपिक्स को किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है, अब इस चीज़ को सुनना। मार्केट में किसी भी पब्लिकेशन की, मैं किसी को यहाँ पे प्रमोट करने नहीं आया, पहली चीज़ तो किसी की भी उठा लेना, सब बढ़िया है। इंडेक्स के बाद ट्रेंड एनालिसिस होता है उनका। ठीक है, इस सब्जेक्ट में मान लो पॉलिटी में ये टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स में ये ईयर्स में कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो वहाँ से एक क्लियर चीज़ पिक्चर सामने आ जाएगी कि भाई पर्टिकुलर टॉपिक में से पर्टिकुलर ईयर में फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक में तो मास्टरी करनी है किसी भी हालत में, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन आगे गलत नहीं करने। ठीक है, क्लियर पिक्चर है। अब वो जैनिज्म बुद्धिज्म हर बार आना ही है, इस बार भी आएगा, पार्लियामेंट से आना ही है, इलेक्शन हो रहे हैं, आएगा क्वेश्चन आएगा, अभी ये वुमेन बिल आएगा, उस पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। ठीक है, नाउ ये अगर प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट ट्रेंड एनालिसिस देखने के ऊपर भी समझ नहीं आ पा रही कि भाई हम किस टॉपिक को अभी मेंस के लिए पढ़ें या वो प्रीलिम्स के लिए पढ़ें या मेंस के लिए छोड़ें, तो मुझे कमेंट में डाल देना। मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टॉपिक्स का बाइफिकेशन देके मैं वहाँ पे लिस्ट डाल दूंगा कि भाई ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए पढ़ लो और टॉपिक स्किप कर दो। ठीक है, वैसे तो वहाँ से आपको ट्रेंड एनालिसिस में समझ में आ जाएगा, क्योंकि अच्छे खासे पब्लिशर ये चीज़ दे रहे हैं। ठीक है, उसमें कोई आपको दिक्कत की बात नहीं है, उसमें आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये चीज़ दिमाग लगाना है कि हमें अभी कौन से टॉपिक को पहले पढ़ना है और फिर कौन से टॉपिक को बाद में पढ़ना है और किस टॉपिक को स्किप करना है। 3 चीज़ बता रहा हूँ, पहले कौन सा पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है, कौन से टॉपिक को स्किप करना है। ठीक है, और पहले वो पढ़ना है जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर वो पढ़ना है कि जो सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए, और कौन सा स्किप करना है जो मेंस का टॉपिक है। ठीक है, 3 चीज़ को ध्यान रखना। नाउ उसके बाद में बात आती है इस टाइम पे मॉक की।
ठीक है ना। 75 दिन में जो आप ये मॉक लगाएंगे, अब ये लगेंगे मॉक लगेंगे मतलब डेली बेसिस पे एक इनका वो हो जाएगा कि भाई रोज़ ही मॉक देने हैं, ठीक है। इस चीज़ को बैठा लो, सुन लो ध्यान से कि मॉक का अब इस टाइम पे इतना वेटेज नहीं रहा है जो कि 2020, 21, 22 से पहले जो था। 23 में तो इन्होंने बिल्कुल ही दिखा दिया कि भाई मॉक का कोई इतना आपको इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलेगा अपने फाइनल रिजल्ट में। मतलब आपने मॉक दिया, आप उसको एनालाइज भी कर लिए, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मॉक्स को क्या करते हो, यूज़ ही नहीं कर पाते ढंग से। मैंने अपनी लास्ट की वीडियो में बताया, आप मॉक के पीछे भाग रहे हो नंबर के पीछे कि नंबर आ जाए, नंबर आ जाए, नंबर आ जाए। नंबर के लिए कभी मॉक होते ही नहीं है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, जो भी मॉक लगा रहे हैं वो तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मॉक में क्या होता है, आपके 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। या तो कंसेप्चुअल होगा, या फैक्चुअल होगा, या आपका करंट प्लस स्टैटिक होगा, या प्योर करंट होगा। 4 तरीके के क्वेश्चन के बाद 5वां तरीके का क्वेश्चन कोई नहीं पूछा जाता, और यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। कंसेप्चुअल होगा, या फैक्चुअल होगा, या करंट स्टैटिक होगा, या फिर करंट बेस होगा, ठीक है। 5वीं चीज़ सबसे बड़ी सिली मिस्टेक, ठीक है। ये 5 चीज़ पे काम करना, कैसे करना है वो सुन लो मॉक वाले। मैं मॉक्स के और टेस्ट सीरीज़ के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ये चीज़ ध्यान से सुनना। पहले ही कमेंट आया था कि आपने तो मॉक्स के आप अगेंस्ट में हो, प्रैक्टिस कैसे होगी। मैं कभी मना ही नहीं करता, लेकिन किस चीज़ को किस टाइम पे करना है और किस तरीके से करना है वो चीज़ आप सीखिए, ठीक है। मॉक दीजिए, मैक्सिमम 9-10 मॉक दीजिए, FLT दीजिए, सेक्शनल मत दीजिए इस टाइम, और ईमानदारी से दीजिए, तरीके से दीजिए, उसका एक यूज़ करना सीखिए। जो पहला पॉइंट जो है सिली मिस्टेक, ये जो स्टूडेंट कर रहे हैं मॉक में, बार बार हो भी रही हैं, तो ये सिली मिस्टेक तो मतलब सबसे बड़ा क्राइम है। मतलब ये करना किसी भी एग्ज़ाम में, मतलब आता जाता क्वेश्चन को गलत हुआ उससे बड़ा तो क्राइम कुछ हो ही नहीं सकता, पहली चीज़। दूसरी बात, कंसेप्चुअल वाला जब अपने क्वेश्चन उठ रहे हैं तो उसमें अपन को ये देख लेना है कि भाई पॉलिटी का, जैसे मान लेते हैं कि आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व करे टेस्ट सीरीज़ में, और आपने हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन करे, और पॉलिटी में आपको क्लियर हो गया जी भाई मेरे तो 8 क्वेश्चन सही हैं, और उसमें हिस्ट्री में आपके 5 ही सही हैं। अब ये 8 में से कितने कंसेप्चुअल वाले पार्ट सही हैं और कितने फैक्चुअल वाले पार्ट सही हैं, ठीक है। जो कंसेप्चुअल वाले पार्ट गलत हो रहे हैं और किस टॉपिक में से हो रहे हैं, उसी ही टाइम पर उस टॉपिक को पढ़ो, उसके कंसेप्ट क्लियर करो, और उसके बाद नेक्स्ट पेपर में मूव करना, ठीक। कितने मेरे फैक्चुअल गलत हो रहे हैं, उसी ही टाइम उन फैक्ट्स को याद करो, फिर नेक्स्ट पेपर पे मूव करना। और ये चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ को देखना कि मेरे क्वेश्चन ज़्यादा फैक्चुअल गलत हो रहे हैं, कंसेप्चुअल गलत हो रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, कि मेरी रटने की क्षमता कम है कि मेरी समझने की क्षमता कम है। ये चीज़ को अभी ध्यान में रखना, ठीक है। ये चीज़ जो रूमर फैला रखा है मार्केट में, मैं देख रहा था अभी 2-4 दिन से कि भाई अब तो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, अब तो कंसेप्चुअल ही पूछ रहा है, गलत है। मैं बाय प्रूफ दिखा दूंगा अगर बोलोगे तो। कितने फैक्चुअल क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। ऐसा नहीं है कुछ भी, यूपीएससी वन साइडेड नहीं होता है और ना होएगा। पेपर आता है वो बैलेंस ही आएगा, इस बार भी बैलेंस ही आएगा, और बैलेंस ही आया है। वो एक अलग बात है कि भाई जो पेपर के जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे, उनका जो पूछने का तरीका था वो अलग हो गया था, लेकिन पेपर तो बैलेंस ही था। वन साइडेड पेपर तो इस बार हुआ नहीं, तो ना होगा, ठीक है ना, क्योंकि पेपर तो इन्हीं 6 सब्जेक्ट से होके आना है, ठीक है। नाउ एंड सेकेंड थिंग, मॉक्स को दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा मत दीजिए, लेकिन 10-12 मॉक ईमानदारी से दीजिए, तरीके से दीजिए, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। ये मत टारगेट बनाइए कि भाई हम तो 60 देंगे, 70 देंगे, 80 देंगे। वो टाइम गया, मैं आपको सही बता रहा हूँ, टाइम के साथ चेंज होना पड़ता है और चेंज होना पड़ेगा। अगर पहले जैसे ट्रेंड को लेके चलोगे, सिलेक्शन से दूर ही जाओगे, ठीक है। नाउ जो मैंने अपनी लास्ट पहले की वीडियोस में भी बोला है और अभी भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था, 3 पिलर इस दुनिया के, इस संसार के कोई भी पेपर निकालने को, सिलेबस, PYQ और रिवीजन। सिलेबस की मैं बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि जिनको सिलेबस अभी भी नहीं पता, मैं तो उनसे यही रिकमेंड करूँगा भाई 2025-26 को टारगेट कर लो, ठीक है। अभी तो स्किप ही कर दो, क्योंकि इस लेवल पे आके ये नहीं पता कि मुझे प्रीलिम्स में क्या पढ़ना है, मेंस में क्या पढ़ना है, मतलब नहीं हो पाएगा। सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताया कि भाई अपना रिवीजन अपन को मैक्सिमम 5 चाहिए होते हैं, 4 to 5, और मिनिमम 3 तो चाहिए। देखो 3 से कम लेके जा रहे हो, मैं ये नहीं कहूँगा नहीं होगा, और मैं ये भी नहीं कहूँगा हो जाएगा, लेकिन एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक जो ह्यूमन टेंडेंसी मैंने देखी है, और इतना नॉर्मल है, ये नेचुरल है कि जब तक आप 3-4 बार इसी चीज़ को नहीं पढ़ोगे, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं बैठेगी, ठीक है। और चीज़ें सारी रटने की हैं, समझने की हैं। ऐसा तो है नहीं भाई एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया मैथ में और उसके बेसिस पे कितने भी क्वेश्चन आगे हम कर लेंगे। यहाँ तो हर एक क्वेश्चन ही अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, रिवीजन पे मोस्टली फोकस करिएगा, मॉक्स के पीछे इस टाइम पे मत भागिए, ठीक है। और PYQs जो वाली बात है, इसको प्लीज़ एनालाइज करिए, ठीक है, एनालाइज करिए। नॉट ओनली द PYQs ऑफ UPSC बट ऑल्सो द NDA, CDS, CAPF एंड EPFO एंड ऑल्सो अदर एग्जाम कंडक्टेड बाय द UPSC। जितने भी एग्जाम UPSC करा रहा है उसके PYQ देखिए, क्योंकि
हो क्या रहा है कि आप जब CDS का एग्ज़ाम जो हो, चाहे NDA का हो, CAPF का हो, EPF का हो, करा तो एक ही संस्था रही है। एग्जामिनर सेटर तो मोस्टली वही होंगे या 19-20 हो रहे होंगे। तो एक तरीके से माइंड सेट तो पता लग जाएगा कि भैया कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस ट्रेंड के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो UPSC के ही PYQ देख के मत बैठ जाना, अदर एग्जाम कंडक्टेड बाय UPSC उसके भी अपन को PYQ देखने, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होंगे और हुए भी हैं स्टूडेंट्स को। ठीक है, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी कहा है कि भाई PYQ देखिए, लेकिन वो होता क्या कि PYQ भाई हमने तो 2011 से लेकर 2023 तक, अब वो रटने लग जाते हैं। ठीक है, PYQs का भी एक तरीका होता है, एक एनालाइज करने का एक तरीका है। ठीक है, हर चीज़ का एक, वही मैं आपको बता रहा हूँ, मॉक का भी एक तरीका होता है, उस चीज़ों को यूज़ करना सीखिए। ठीक है, अभी जो फोकस करना है वो 2 चीज़ पे करना है। मेरा यही आपसे बताने का मोटिव है कि भैया रिवीजन करिए मैक्सिमम और PYQs को एनालाइज करिए, अपना PYQs को बेस बनाइए। ठीक है, आपके पास कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है PYQs के अलावा। ठीक है, क्योंकि PYQ जो क्वेश्चन में पेपर पूछे गए हैं, आप उन्हीं को ही अपना एक ऑथेंटिक सोर्स बना सकते हो, क्योंकि ये जो कोचिंग की जो मॉक्स हैं इनको तो नहीं बिलीव कर सकते, इन पे तो कोई आप रिलाई नहीं कर सकते ना भाई। UPSC के तो पिछले 10, 15, 20 साल, 50, 60 साल से जो ये पेपर हो रहा है उस पर तो बिलीव होगा ना, क्योंकि वो तो ऑथेंटिक है, वो तो मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी और पूछे भी गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये होता है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते। अब क्वेश्चन रिपीट होते हैं लेकिन आपको वो चीज़ देखना नहीं आती। क्वेश्चन मैं इसको अभी आपने बताऊँगा अभी लास्ट के वीडियो के एंड में क्या इनिशिएटिव आने वाला है। क्वेश्चन ऑप्शन के फॉर्म में और ऑप्शन क्वेश्चन के फॉर्म में कितनी बार रिपीट होता है, एक ही थीम पे घुमा घुमा के सेम चीज़ पूछना, थीम एक ही है। इलेक्शन आ गया, इलेक्शन के ऊपर ही पूछे जा रहे हैं, अब इलेक्शन में भी जो पूछ रहा है वो सेम ही चीज़ बार बार पूछ रहा है, और इलेक्शन पे भी क्वेश्चन आना है क्योंकि लोकसभा के इलेक्शन आ ही रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का, असेंबली के भी काफ़ी इलेक्शन हुए 5। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, PYQs पे एनालाइज करिए, तरीके से करिए, उनको रटने मत बैठिए। ठीक है, और कोशिश करिएगा जब भी PYQ कर रहे हो सब्जेक्ट वाइज करो। ठीक है, ऐसा मत करो 2021 का पेपर उठा लिया, एक पेपर सॉल्व कर लिया, 22 का उठा लिया, नहीं बनेगी बात। ठीक है, बात तभी बनेगी तब अगर अपन टॉपिक वाइज PYQs को लेके चलेंगे। भाई पहले पॉलिटी के सॉल्व कर लिए, ठीक है, उसके बाद अपने ज्योग्राफी के देख लिए, इन्वायरमेंट को देख लिए, क्योंकि चीज़ें तभी ही समझ में आएगी, नहीं तो बहुत चीज़ आप कॉम्प्लेक्स कर लोगे। ठीक है, देखो प्रीलिम्स का जो गेम है ना, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ आज कि हार्ड वर्क पे तो देखो ये पूरा ही पेपर टिका हुआ है, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। लेकिन प्रीलिम्स का जो पेपर है वो स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा टिका हुआ है। ठीक है, जो जितना स्मार्ट वर्क से काम करेगा वो प्रीलिम्स निकाल ले जाएगा। लाखों में से 1000 में आना है डिफिकल्ट काम है, देखो मानने की बात है और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 10-12 लाख फॉर्म है, वही घिसी-पिटी बात कि 6-7 बच्चे अपेयर होंगे, उसमें से 30-40 हज़ार मेंस वगैरह आएंगे। ठीक है, वो सब आपको पता ही है। ठीक है, लेकिन जब मेंस क्वालिफाई, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, जब जिस दिन मेंस में बैठोगे, जब 1000 में 1000 में आना है। ठीक है, तो अभी काम डिफ़िकल्ट है, लेकिन यहाँ काम हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क का काम करेगा। ठीक है, मेंस वाली जो काम होती है वहाँ हार्ड वर्क का ज़्यादा काम होता है। ठीक है, वहाँ हाथ के साथ दिमाग दोनों काम करते हैं, वहाँ लिखना भी है, दिमाग भी चलाना है। यहाँ ज़्यादा दिमाग चलाना है। ठीक है, उस टाइम पे किस तरीके से एंजाइटी प्रेशर हैंडल कर लिया, पेपर का मतलब 40% काम तो वैसे ही हो गया। क्योंकि जो मोस्टली स्टूडेंट जो फेल होते हैं, अच्छे खासे हैं, अच्छी नॉलेज बेस है, अच्छी तैयारी है, सब कुछ पूरा साल अपना जेन्युइन दिया है, तरीके से मेहनत करी, फिर भी वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। कि उसका फाइनल रिजल्ट ये देखने को आता है, 2 चीज़ निकलेंगी, या तो सीजन नहीं आ रहा है या फिर वो पेपर आते आते क्वेश्चन भी गलत हुआ है। जो मैंने आपको बताया था कि सिल्ली मिस्टेक करना वो सबसे बड़ा क्राइम है। ठीक है, और सिल्ली मिस्टेक हो भी एग्ज़ाम में कुछ इसलिए जाती हैं क्योंकि एक तो इसलिए हो जाती है कि भाई हो ही गई, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गई। ठीक है, और एक इसलिए हो जाती है कि भाई प्रेशर में आ गए। ठीक है, तो अभी प्रेशर में कोई काम नहीं करना, जो रिसोर्सेज अभी तक फॉलो करते आए हो उन्हीं ही रिसोर्सेज को फॉलो करो, कोई भी चेंज मत करो, कोई भी कुछ भी कह दे। ठीक है, किसी की नहीं सुननी, अपनी सुननी है, जो रिसोर्स करके आए उसी को करेंगे, उसी पे बिलीव करेंगे। और जो कह भी रहा है कि इसको मत करो और इसको कर लो, वो क्या गारंटी दे रहा है कि भाई इसमें से पेपर आ जाएगा। ठीक है, आपको हरदम मैं कहता हूँ सिलेबस प्रिपेयर करना होता है किसी भी एग्ज़ाम का। ठीक है, रिसोर्सेज के पीछे मत भागा करो कि ये बुक पढ़ ले, इसने बता दी वो बुक पढ़ ले, काम नहीं बनेगा, सिलेबस से काम बनेगा। ठीक है, 3 ही चीज़ें दिमाग में लिख लो, पेपर पे चिपका के अपने सामने चिपका लो, सिलेबस, PYQ, रिवीजन। कोई भी एग्जाम निकाल लोगे इजीली, इन 3 पे काम करना पड़ेगा। और इस स्टेज पे तो 2 पे काम करना है, किस पे, रिवीजन और PYQ पे। नाउ मॉक दीजिए, लेकिन लिमिटेड मॉक दीजिए, मॉक के पीछे मत भागिए। जितना टाइम आप मॉक में लगाते हो, 2 घंटा आना जाना, जो दिल्ली में है और जो ऑनलाइन दे रहे हैं उनकी भी मतलब टाइम तो लगता ही है फिर भी, और 2 घंटे का टेस्ट देना, 4 घंटे और 3 घंटे का एनालिसिस, मतलब आधा दिन खराब। और उस आधे दिन में कम से कम 4 से 5 टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं, और वो कितने काम के आते हैं।
ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, अपने आप में भी चेंज लाना पड़ेगा, मॉक्स के पीछे मत भागिए, ठीक है। सेकंड थिंग, रिवीजन को प्रायोरिटी पे रखिए। थर्ड थिंग, पीवाईक्यूज़ का एक एनालाइज करिए, तरीके से करिए, ठीक है। मैंने जैसे बताया टॉपिक वाइज करिए, जिस प्रायोरिटी में सब्जेक्ट बताए हैं, जिस सीक्वेंस में सब्जेक्ट बताएं उसी ही सीक्वेंस में करने हैं। और फिर टॉपिक का सीक्वेंस जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी बुक उठा लीजिए, उसमें ट्रेंड एनालाइज दिया होता है। फिर भी समझ नहीं आता, मुझे कमेंट में डालिएगा, मैं खुद पीडीएफ डाल के आपको बता दूंगा कि भाई ये टॉपिक आपको करना है प्रीलिम्स में और ये वाला स्किप करना है, और ये टॉपिक पहले करना है और ये बाद में करना है, ठीक है। मैं डेज नहीं बता रहा हूँ किस सब्जेक्ट को कितना डेज देना है, ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपको सब्जेक्ट कौन सा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। मैं बता दूंगा, ये कोई हार्डकोर रूल नहीं होता कि भाई पॉलिटी में 10 दिन दे दो, इकोनॉमी 15 दिन दे दो, नहीं होता, ठीक है। और सेकंड थिंग, आईआर और मैपिंग वाला जो पार्ट है, जो पिछले 21, 22, 23 का जो पेपर हुआ, उठा के देखा भी होगा किसी स्टूडेंट ने, क्वेश्चन बढ़ रहे हैं वहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, उसको सब्जेक्ट को अलग से लेके मत चलना, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना, उस सब्जेक्ट को अलग से लेके मत चलना, उस सब्जेक्ट का अपने शेड्यूल में एक काम कर लेना, या तो अपना दिन स्टार्ट होने से पहले या दिन के एंड पे जब सोने जा रहे हो उससे पहले आधा 1 घंटा देते हुए चलो, बस कुछ नहीं करना उसमें। आईआर मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जितने भी अपने एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए पूरे, ये करंट अफेयर बेस ही आएगा मोस्टली वहाँ से, और मैपिंग का भी करंट अफेयर बेस ही आएगा। हालांकि वो आप जो भी फॉलो कर रहे हो मैगजीन वहाँ से कवर अप हो जाएगा, ठीक है। लेकिन काफ़ी पार्ट ऐसे होते हैं मैगजीन में नहीं होता, क्योंकि आप जो मैगजीन पढ़ रहे हो, क्या यूपीएससी को नहीं पता हुआ कि मार्केट में कौन सी मैगजीन अभी चल रहा है? सबको पता है, विजन सब पढ़ रहे हैं, वो भी उसी दुनिया में है, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें छूट जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ को डिफरेंट साइट्स पे जाके देख लेना, क्योंकि इसका वेटेज बढ़ रहा है और ये फ्री के नंबर है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये फ्री के नंबर है आईआर मैपिंग वाले। और क्वेश्चन का वेटेज है कम से कम भी नहीं तो 10 से 12 क्वेश्चन सीधे आते हैं। 10 से 12 का मतलब हो गया 24 नंबर, 24 से 25 नंबर डायरेक्टली आ जाएंगे इजीली, और इससे तो मतलब इजीली कट ऑफ निकलती है। और कट ऑफ जाएगी करिए 70, 80, 85, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट को अलग से नहीं लेना है, इस सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे लेके चलना है अगले 75 दिन तक, ठीक है। और 3 ही काम करने हैं इस टाइम पे, तो जीएस, करंट अफेयर और अपना सीसेट। और ये करंट अफेयर सीसेट को भी डेली बेसिस पे रखना है, ठीक है। मैं यहाँ शेड्यूल बताने नहीं आया, पहले ही बता रहा हूँ कि ये मत सोचना कि भाई मैं ये बता दूंगा कितना टाइम किसको देना है, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। मैं नहीं बताऊँगा, और जो बता भी रहा है उसकी भी मत सुनना, क्योंकि ये आपको पता है, मुझे नहीं पता। आपको हो सकता है आपको सीसेट बहुत अच्छा हो, मैं कह दूँ जी उसमें 3 घंटे दे दो, क्यों दे रहे हो आप? मुझे नहीं पता ना आपकी क्या स्ट्रॉन्ग है, क्या आपकी वीकनेसेस हैं, वो आप सेल्फ इवेलुएट करोगे तभी पता लगेगा, ठीक है। एंड लास्ट में जो अनाउंसमेंट होने वाला था, जो मैं बता रहा था, डे आफ्टर टुमारो या 1 या 2 दिन बाद जब भी, लेकिन ज़रूर होगा, और अब डेली बेसिस पे होगा, ठीक है। पीवाईक्यूज़ की सीरीज चल रही है, सब्जेक्ट वाइज चलेगी, ठीक है। पॉलिटी उठाइए, इकोनॉमी उठाइए, ज्योग्राफी उठाइए, इन्वायरमेंट उठाइए, सारे मैं सब्जेक्ट वाइज उठाऊंगा, ईयर वाइज नहीं उठाऊंगा, ठीक है। कि 21 का पेपर उठा दिया और एक साथ करवा दिया, नहीं, वो काम नहीं होगा। पॉलिटी उठाई तो पॉलिटी के सारे ईयर के पहले पॉलिटी के कंप्लीट होंगे, फिर ज्योग्राफी के कंप्लीट होंगे, फिर इकोनॉमी के कंप्लीट होंगे, तब बात बनेगी, ठीक है। पीवाईक्यू के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन भी वहीं प्रोवाइड करवाऊंगा। पहले आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए, उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूँगा, और फिर ये देखना कि आपने किस तरीके से सॉल्व करा, मैंने किस तरीके से करा, उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। पीवाईक्यूज़ के ऊपर मैं अपना काम करके दे रहा हूँ, रिवीजन पे आपको काम करना पड़ेगा, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। और सबसे ज़्यादा जोर मैं आपको बता देता हूँ, ये हार्डकोर रियलिटी है, रिवीजन में ही आता है, ठीक है। उससे सब भागते हैं, क्योंकि पढ़ी पढ़ाई चीज़ को पढ़ने में जोर लगता है, नई चीज़ को इजीली पढ़ लोगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पीवाईक्यूज़ की सीरीज चलाएंगे 1 या 2 दिन में, मैं इसको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है। डेली बेसिस पे चलेगी, सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज़ करेंगे। एंड इसमें एक ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे यूपीएससी सीएससी के पीवाईक्यू लूँगा, ठीक है। टाइम परमिट करा, फिर सुनिएगा, टाइम परमिट करा, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ के भी ले लेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी मेरी यूपीएससी सीएससी की रहेगी, ठीक है। नहीं, अगर मैं नहीं करा पाया एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, आपको तो करने ही करने हैं, मत छोड़िएगा। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूँ, अदर एग्जाम जो यूपीएससी जितने भी एग्जाम है उनके पीवाईक्यूज़ को स्किप मत करिएगा, अभी बेसिक्स को स्किप मत करिएगा। अगर बेसिक नहीं है स्ट्रॉन्ग, अगर 6th की भी एनसीईआरटी पढ़नी पड़ रही है तो पढ़ो, ठीक है। नहीं तो फिर धोखा खा जाओगे कि भाई यूपीएससी ने तो बेसिक से पूछेगा, वो तो काम ही उनका, तो ठीक है। वो तो देखो मैं आपको बताता हूँ, वो तो लेके बैठेगी, ये जो जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, कोचिंग इंडस्ट्री, उनको ख़त्म करना है। वो 2023 के पेपर में दिखाई दिया था, ठीक है। अब ये भी पीछे भाग लिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो अपने नोट्स अपडेट करे नहीं, ये तो मतलब जो पढ़ाते हैं वही चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कोचिंग वोचिंग किसी के भरोसे मत बैठिए, आपको अपना कैरियर खुद ही बनाना है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अभी रिवीजन पे ध्यान दीजिए, और पीवाईक्यूज़ के ऊपर मैं काम कर ही रहा हूँ, ठीक है। और आप भी करते रहिए, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफ को किसी के पेपर नहीं छोड़ने। टाइम परमिट करा मैं भी करा दूंगा, लेकिन यूपीएससी सीएससी के तो पेपर मैं कराऊंगा। अब मैं कहाँ से कराऊंगा ये भी सुन लीजिए, 2016 से ही कराऊंगा, 2016 से लेकर 2023 तक, ठीक है। उससे पहले के मैं नहीं लूँगा, उससे पहले का आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, ठीक है, और चीज़ें थोड़ी ज़्यादा है,
ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।